डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुझे यह गांव बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। 10 दिन हो चुके थे, मेरा यहाँ पर दिल लग चुका था। शहर में रहना पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। शहर में पार्टीज होती हैं, क्लब में जाना, दोस्तों के साथ समय बिताना। लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है जो अपने हैं वो क्यों अपने हैं। कुछ लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आपको धोखा दे सके। कई बार धोखा खा चुका था, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। इसीलिए शहर को छोड़ने का निर्णय लिया था मैंने। शुरू में महसूस हुआ था गांव में छोटा सा घर मिल रहा है और इतना ज्यादा सस्ता कि मुझे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। मैं ऐसे 10 घर खरीद सकता था। लेकिन अब इस गांव के लोग गांव को छोड़कर जा रहे थे। हर किसी की जबान पर एक ही शब्द था, सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में यहां कोई नहीं रुकता। मैंने उनसे सवाल पूछा, लकड़ियां मौजूद हैं, हर तरह की चीज मौजूद है, सर्दियां आ भी जाएं तो क्या, बर्फबारी ज्यादा होगी लेकिन घरों के अंदर रहा जा सकता है। अपने घर को कौन छोड़ना चाहता है। और तब गांव वालों ने मुझे बताया था, जब यहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब बर्फ के शैतान जागते हैं। वो बर्फ के शैतान गांव में घूमते हैं और कई बार नुकसान भी पहुंचाते हैं। उनकी बातें बेतुकी लग रही थी। मुझे यह गांव पसंद था, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। 4 महीनों की बात है, ठंड बढ़ जाएगी तो क्या। घर बहुत बड़ा था और बड़ी बेसमेंट। मैंने बेसमेंट में बहुत ज्यादा खाना रखवा लिया था। मैं कम से कम 12 महीने यहां पर रह सकता था, इसीलिए 4 महीनों में कोई परेशानी नहीं होने वाली। और लकड़ियों का भंडार मैंने पीछे फार्म हाउस में रखवा लिया था। वहां से लकड़ियां निकालूंगा, घर के अंदर चिमनी में आग जलाऊंगा और पूरी सर्दियां ऐसे निकल जाएंगी। हर चीज है मेरे पास, फोन है, टीवी है। मुझे वैसे भी अकेला रहना ज्यादा पसंद है। गांव वाले गांव को छोड़कर जा रहे हैं तो और ज्यादा अकेलेपन का एहसास होगा। ठीक ही है ना, अकेला रहना चाहता था, भगवान ने ऐसी जगह पर भेज दिया जहां मुझे अकेलापन मिल रहा है। पहली बार बारिश देखी थी यहां पर। धीरे धीरे बर्फबारी हो रही थी और गांव के सभी लोग जा चुके थे। वक्त शाम के 6 बजे का होगा। अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था। मेरे पास एक लालटेन थी जिसे लेकर अपने घर के आसपास के वो बाड़े के दरवाजों को मैं बंद कर रहा था। मुझे सबसे पहले हर चीज को सही सलामत सही जगह पर रखना होगा। इसीलिए मुझे नहीं पता था कुछ सामान गांव वाले ऐसे ही बीच में छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन गांव का ख्याल भी तो रखना था। 50 घर थे गांव के। ज्यादातर लोग घरों के दरवाजों पर ताला लगाकर गए थे, जबकि कुछ लोग जो बेहद गरीब थे उनके घर में ज्यादा सामान था ही नहीं। उन्होंने ताला नहीं लगाया था बल्कि दरवाजा बंद करके गए थे कि यहां पर कोई नहीं आता। सर्दियां इतनी ज्यादा होती हैं, यहां आने की कोई गलती थोड़ी ना करेगा। उनकी 10 दिनों में मेरे साथ अच्छी बन गई थी, इसीलिए ज्यादातर लोग घर की चाबियां मुझे पकड़ा कर गए थे। मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा कर रहे थे। मैं हैरान हो गया। मेरे अपनों ने मुझ पर इतना भरोसा कभी नहीं किया जितना ये पराये कर रहे थे। इसीलिए उन चाबियों को संभाले हुए गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ अकेले पर थी। बर्फ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और सुबह जब मैं उठा, छत पर भी बहुत ज्यादा बर्फबारी थी। रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके थे। अब मैं यहां से निकल नहीं सकता था, लेकिन बर्फ में समय बिता सकता था। गांवों के बिल्कुल साथ वो घना जंगल है, लेकिन अब पतझड़ हो चुकी है। बर्फबारी के कारण हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। दूर दूर तक ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी जमीन
सफेद चादर से ढांक दी गई हो। ऐसे ही कई दिन निकल चुके थे और मैं महसूस कर रहा था सच में यहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मेरे पास इतने मोटे कपड़े थे कि मैं रात के वक्त भी बाहर घूम सकता था। इसीलिए लगभग 6 दिनों बाद मुझे लगा रात को बाहर मैं निकल सकता हूं। बर्फबारी हो चुकी थी, आज की रात बर्फ नहीं पड़ रही थी, इसीलिए मैं बाहर निकला और मैंने देखा दूर उस घने जंगल में, क्योंकि हर तरफ सफेद चादर ही नजर आ रही, तो वहां पर अगर कोई काले कपड़ों में रोशनी को अपने करीब रखे हुए चल रहा हो तो पता लग ही जाएगा। मैं उस तरफ बढ़ने लगा। आखिर कौन है जिसने हूबहू मेरी लालटेन जैसी लालटेन पकड़ी हुई है? जैसा कि नॉर्वे में सबसे ज्यादा मशहूर है, ऐसी लालटेन को लोग घर के आगे टांगते हैं, आज भी आग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इन लालटेन को हाईटेक नहीं किया जा सकता। आग तो आग है जो इसी तरह जलाई जानी चाहिए। मैंने उस लालटेन को हाथ में पकड़े उस तरफ चलने का निर्णय लिया। शैतान नहीं होते, भूत नहीं होते, ऐसा तो नहीं इस गांव के आसपास कोई और घर भी हो जहां पर मेरी तरह कोई अकेला रहना पसंद करता हो। देखकर आता हूं। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस जंगली इलाके की तरफ बढ़ने लगा था। वक्त रात का था, तूफान छंट चुका था, हवा बहुत ज्यादा ठंडी थी। मुझे अपने मुंह को ढांकना पड़ा। उस लालटेन को लिए मैं उस बर्फ की चादर पर चलता जा रहा और मुझे वहां कई पैरों के निशान नजर आ रहे थे। यह साफ था मेरे सिवा भी यहां पर और कोई मौजूद है। कुछ बड़े पैरों के निशान थे, कुछ छोटे पैरों के निशान थे, यानी यहां पर एक से ज्यादा लोग हैं। लेकिन लालटेन को पकड़े वो आदमी काफी दूर था, जो काफी धीमा चल रहा था। मैं चलते चलते उसके करीब जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी रफ्तार को तेज करना शुरू कर दिया। उसे पता तो नहीं लगा होगा कि मैं उसके पीछे हूं, क्योंकि यहां से मैं उसकी पीठ साफ देख सकता था। लेकिन वो काफी तेजी से आगे बढ़ता गया और मैं घने जंगल में काफी आगे तक पहुंच चुका था। अचानक मैंने देखा वहां पर ऐसे ही लालटेन को पकड़े कई और लोग भी थे। कुछ के कद काफी ज्यादा बड़े थे। दूर से ज्यादा कुछ साफ तो नहीं था, इसीलिए मैंने आवाज लगाई। मैं उनसे मिलना चाहता था। कौन है जो रात के वक्त लालटेन लिए इस तरह से घूम रहा है? लेकिन जब मैंने आवाज लगाई, किसी ने पीछे से मुझे पकड़ा और नीचे गिरा दिया। उसके बाद पास में कुछ झाड़ियां पड़ी हुई जो बर्फ की चादर के नीचे ढकी हुई थी। उन झाड़ियों को उसने मेरे ऊपर रखा, लालटेन को बुझा दिया और मेरे कान में कहा, शांति बनाकर रखो, आवाज करोगे तो मारे जाओगे। मैं चुप था। ये एक लड़की की आवाज थी जिसने झाड़ियों को ऊपर रखा हुआ। मैं चुप था। उसकी वो लालटेन जल रही थी, लेकिन एक तरफ टंगी हुई उस पेड़ के पास। वहां पैरों की आवाज मुझे सुनाई दी, भारी पैरों की आवाज और कई पैरों की आवाज। उसके बाद वो चलने की आवाज दूर होती गई, यानी जो करीब था वो दूर जा चुका था। वो लड़की ने उन झाड़ियों को हटाया, फिर मेरी तरफ देखा। मुंह उसने भी ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद लग रही, जैसे उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हो या वो आंखों से अंधी हो, लेकिन उसे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। फिर उसने मुझे डांटते हुए कहा, चले जाओ यहां से, इस जंगल में क्या कर रहे हो? सर्दियां आ चुकी हैं, तुमने अभी तक गांव को नहीं छोड़ा। मुझे ये चेतावनी देकर नीचे ही लेटा हुआ छोड़ अपनी लालटेन को लेकर वो आगे बढ़ने लगी। वो घने जंगल की तरफ जा रही। जितने में मैं उठा वो काफी दूर जा चुकी थी। जैसे ही मैंने उसे सवाल पूछने की कोशिश की, उसने इशारा कर दिया, आवाज मत करो। वो मुझे समझाना चाहते थे कि मैं आवाज करूंगा तो कोई मेरे करीब आ सकता है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। उसने गांव की तरफ जाने के लिए मुझे इशारा कर दिया था। यहां मैंने ध्यान दिया, हर किसी के पास लालटेन थी, लेकिन बाकियों की लालटेन का रंग लाल था, उसकी लालटेन का रंग पीला
उससे पीली पीली आग निकल रही। बाकियों की आग लाल क्यों थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जैसे ही वो काफी दूर निकल गई वापस गांव की तरफ आया। अपने घर के अंदर मैं बार बार उसके बारे में सोचे जा रहा था। वो लड़की मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन किससे बचाना चाहती थी? वो लोग कौन हैं जो जंगल में लालटेन लिए घूमते हैं? मुझे उनसे क्या खतरा? उनके पास कोई हथियार तो नहीं था। हो भी सकता है, लेकिन मुझे जानना चाहिए ना। दिन के वक्त उस तरफ जाकर आऊंगा। दिन के वक्त उस जंगली इलाके में काफी घूमा मैं। मुझे तो कोई घर नजर नहीं आया, बल्कि वो पेड़ थे बिना पत्तियों वाले, जो कि बर्फबारी में ऐसे ही हो जाते हैं। अब पैरों के निशान भी मुझे नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि आधी रात को काफी बर्फबारी हुई थी। जितने भी पैरों के निशान होंगे सारे के सारे ढक चुके थे। फिर से मैं वापस आ गया। रात तक मैंने अपना जो काम करना था वो काम कर लिया था। आगे के रास्ते को थोड़ा साफ करना, लकड़ियों को इकट्ठा करना, रात को आग जलाने के लिए इंतजाम करना, खाना बनाकर रखना जिसका इस्तेमाल अगले 2 दिनों तक मैं कर सकता था। और रात के वक्त खिड़की से मैं बाहर झांकता जा रहा था। लगभग 9 बजे मुझे दूर एक लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। वो लाल रंग की रोशनी थी और मैं सोच में पड़ा हुआ, कौन है ये लोग जो रात को घूमते हैं? और उस लड़की ने मुझे इनसे बचाया, लेकिन वो लड़की कौन थी? ऐसा तो नहीं ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन रात को घूमकर करना क्या चाहते हैं इतनी ठंड में? मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहता था, इसीलिए लालटेन को पकड़े मैं अपने घर से बाहर निकला था। उस बर्फ की चादर में पांव धंस रहे थे। बर्फबारी रात को काफी ज्यादा हुई थी, लेकिन फिर भी मैं चलते चलते उस रोशनी का पीछा करने लगा। और उस जंगली इलाके में चारों तरफ मुझे कई लालटेन नजर आ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान गया उस पीले रंग की लालटेन की तरफ। मैं जल्दी जल्दी उस तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर ली थी। जैसे ही मैं उस लालटेन के करीब पहुंचा, जैसा मैंने सोचा था, ये वही लड़की थी। बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए, काले रंग के वो मोटे कपड़े, लेकिन उसके घुंघराले बाल जो बेहद खूबसूरत थे। और उसके करीब पहुंचकर मैंने उससे सवाल पूछना वाजिब समझा। सुनो, मैं तुमसे थोड़ी बात करना चाहता हूं। उसने मुझे जवाब दिया, यहां बात करना सेफ नहीं है, चले जाओ यहां से। वो मुझे चेतावनी दे रही थी कि वो तुम्हें देख लेंगे। अगर उन्होंने तुम्हें देखा वो तुम्हारा पीछा करेंगे, चले जाओ। मैं उससे जानना चाहता था ये हो क्या रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने कहा, ये शैतान है, अगर किसी शैतान ने तुम्हें पकड़ा तो मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर भी वो आगे आगे बढ़ती गई। मैं उसका पीछा करता गया और एक जगह रुककर उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और कहा, तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये जगह सुरक्षित नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने उससे एक ही सवाल किया, मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो तुम्हें भी तो कोई नुकसान पहुंचा सकता है। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। उसकी हल्की सी हंसी की आवाज आई, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोका और फिर कहा, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें पहुंचा सकता है। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आती हूं। किस तरफ है तुम्हारा घर? मैंने उसे अपने घर की तरफ इशारा किया और फिर कहा, तुम्हारी बातें बड़ी अजीब है, तुम्हारा भी तो घर होगा ना, उस गांव में है, किस तरफ है तुम्हारा घर? उसने कहा, वो मैं बाद में बताऊंगी, चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आती हूं और जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करते रहना और दोबारा जंगल में मत आना, यहां पर बहुत खतरा है। खतरा तो गांव में भी है, लेकिन रात के वक्त घर से बाहर ना निकलो तो कोई खतरा नहीं है। मुझे वो मेरे घर तक छोड़कर गई, लेकिन मैंने उससे उसकी पहचान पूछी। वो बताना नहीं चाहती थी, बस यही कह रही थी, दोबारा रात को जंगल में मत आना। मैंने उसको कहा, लेकिन अगर तुमसे मिलना हो, अब वो खतरनाक हैं, तुम तो नहीं हो ना, तुमने तो मेरी मदद की है, अब तुमसे तो मिलने के लिए आ सकता हूं ना। मैं इन सब के बारे में जानना चाहता हूं, तुम तो बताओगी ना। ये तो बता दो, अगर तुमसे मिलना है तो कहां पर मिलूं? जंगल में नहीं आऊंगा।
उसने तब जवाब दिया, मैं खुद गांव में आ जाया करूंगी, लेकिन तुम जंगल में मत आना। वो पीछे वाले गांव का हिस्सा जो जंगल के साथ लगता है, वहां मैं हर रात आती हूं। वहां पर तुम मुझे मिल सकते हो। पहचान तो मेरी पता है ना, पीले रंग की लालटेन। लाल रंग की लालटेन से दूर रहना। अगर करीब तुम्हें नजर आए तो वहां से भाग जाना, चाहे मैं भी करीब हूं, बस भाग जाना अपने घर के अंदर। मैंने उसको वादा किया, ठीक है मैं ऐसा करूंगा, लेकिन कल तो तुम मुझे इसके बारे में बताओगी ना। आज तुम मना कर रही हो, शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। वो चलती चलती कब उस बर्फ में ओझल हो गई, मुझे पता नहीं चला। अगली रात मैं उसका इंतजार कर रहा। गांव में मैं घूम रहा था, कई जगह घरों को चेक किया, कुछ चुराया तो नहीं गया, कुछ टूटा तो नहीं, कुछ तोड़ा तो नहीं गया। चलते चलते गांव के उस हिस्से में पहुंचा और वहां पर मुझे कुछ लाल लालटेन वाले नजर आए। मैं छिप गया, दूर हो गया। फिर मुझे पीली लालटेन की हल्की सी रोशनी महसूस हुई। मैं उसकी तरफ बढ़ता गया। एक घर के बिल्कुल पीछे छोटी सी गली बनी हुई, वहां बिल्कुल बीच में एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी। वो मेरा ही इंतजार कर रही और उसने मुझसे बात करके कहा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, देर कर दी तुमने। जो सवाल पूछना चाहते हो जल्दी से पूछो, मुझे जाना है, मैं ज्यादा समय यहां पर नहीं रुक सकती। मैंने उससे सवाल पूछा, सच बताना, तुम्हारा नाम क्या है? सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन करना होगा। मेरा नाम वॉल्टर है, तुम्हारा नाम? उसने कहा, मेरा नाम जेनिफर। मैंने हाय कहने के लिए हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। उसने मेरे हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाया। मैंने कहा, चलो ठीक है, हम अनजान हैं ना, तो बताओ मुझे ये कौन लोग हैं? तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं या कोई और है? उसने कहा, ये मेरे परिवार के सदस्य नहीं है। तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया? यहां तो सबको उस बारे में पता है। जब सर्दियां आती हैं, बर्फबारी होने लगती है, ये 4 महीने उनके हैं जो मरे हुए हैं। जंगल में जितने भी लाल लालटेन लिए घूम रहे हैं, वो सब शैतान हैं जो बर्फबारी में जागते हैं, जो सर्दियों में जागते हैं और गर्मियों में सो जाते हैं। इसीलिए सर्दियों में यहां तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा होगा। मेरा यकीन करो, हर किसी के पास अलग ताकत है और हर किसी से निपटना कोई आसान काम नहीं। इसीलिए उनसे बचकर रहना ज्यादा आसान है, बाकी उनसे उलझने की क्या ही जरूरत। फिर मैं उससे जानना चाहता था ये कैसे संभव है, और उसने मुझे ये बताया ये कैसे संभव है। वो मुझे लेकर गई जंगल के पीछे वाले हिस्से में और उसने एक लाल लालटेन वाले को दिखाया जो मेरी आंखों के सामने पेड़ों के आर पार जा रहा था। कोई पेड़ों के आर पार कैसे जा सकता है? वो जिंदा नहीं है। मैं घबरा गया। फिर उसने कहा, ये वो है जो दीवारों के पार जा सकता है, पेड़ों के पार जा सकता है। इसीलिए घर के अंदर तक कोई सुरक्षित नहीं है। इसके कारण बाकी और भी कई हैं जो घर के अंदर तक आ सकते हैं, लेकिन ये जंगल में रहते हैं, घरों के करीब नहीं आते। बहुत सारे ऐसे हैं जो गांव के अंदर तक आते हैं, उनसे भी बचना पड़ेगा। चलो वापस गांव की तरफ चलते हैं। मुझे वो गांव में लेकर आई। उस रात उसने मेरे कई सवालों के जवाब दिए। मैं उसके बारे में जानना चाहता था, वो अपने बारे में कुछ नहीं बता रही। मैं अपने बारे में सब कुछ बता रहा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, एक अच्छा काम किया करता था, सब कुछ छोड़कर मैं आ चुका हूं। जमा पूंजी इतनी है, पूरी जिंदगी आराम से मैं गुजार सकता हूं, लेकिन धोखे बहुत मिले हैं। बेईमानी बार बार मेरी आंखों के सामने आई और उस बेईमानी के कारण मेरा भरोसा लोगों से उठ गया। इसीलिए अकेला रहना ज्यादा पसंद है मुझे। यहाँ इस गांव में, इस घर में अकेला इसीलिए रह रहा हूं, और सर्दियों में सब जा चुके हैं, मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसने कहा, अकेलापन अच्छा नहीं होता। यकीन करो, अकेलापन अच्छा नहीं होता। जब असली अकेलापन मिलता है ना, तो लोगों की याद आती है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। वैसे भी अच्छा कोई नहीं होता, हर कोई किसी न किसी हद तक बुरा होता ही है। हर किसी की एक कीमत होती है, कुछ की कम,
कुछ की ज्यादा तो कुछ की बहुत ज्यादा। हर कोई बिकाऊ होता है। उसकी बातों से दर्द छलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धोखा उसे भी मिला हो, लेकिन वो अपने बारे में बताना नहीं चाहती थी। लेकिन हम बातें कर रहे, इतने में हमारे आसपास हमें बढ़ती हुई रोशनी महसूस हुई। हमारे पास 2 लालटेन थी। उसकी पीली पीली रोशनी आसपास हर चीज को रोशन किए हुए थी। अचानक बीच में लाल रंग महसूस होने लगा। कोई पीछे से हमारे बेहद करीब आ चुका था। हमने महसूस तक नहीं किया। एक वैसा ही शैतान जिसका चेहरा भयानक था। उसने चेहरा ढका हुआ नहीं था। उसने हमें छुआ तक नहीं, अपनी बाजुओं को ऊपर कर लिया। जेनिफर कहने लगी, चलो चलो भागो भागो, ये बहुत खतरनाक है। उसने अपने हाथों को ऊपर किया, फिर अपने हाथों को छटकने लगा। अचानक हवा की झोंके हमें धक्का देकर पीछे गिरा रहे थे। हवा को कंट्रोल कर सकता था वो, और हवा का झोंका इतनी तेज हमारी तरफ फेंकता कि हमारी लालटेन नीचे गिर जाती। लेकिन उससे बचना इतना मुश्किल होगा मुझे नहीं लगा था। हम उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो हर दिशा से हवा की झोंके नहीं बल्कि तूफान की तरह की हवा हमारी तरफ फेंकता। हम गिरते। वो खुद से हमें दूर जाने नहीं दे रहा था। बहुत समय मुझे ऐसा लगा कि बस हम मरने ही वाले हैं। लेकिन जेनिफर के पास भी कुछ ऐसा था। अगर वो उसकी ताकत जानती थी तो उसकी कमजोरी भी उसे पता थी। उसने इशारा किया, इसकी हथेलियां, इसकी कमजोरी इसकी हथेलियां हैं। इसकी हथेली पर किसी चीज से वार करो। नीचे बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ के गोले मैंने उसकी हथेलियों पर मारे। हवा के झोंके बंद हो गए। फिर क्या, बर्फ को मार मार कर उसे हमने दूर कर दिया। जेनिफर को इसमें मजा भी आ रहा था। वो खिलखिलाकर हंस रही थी। लेकिन मुझे डर लग रहा, क्योंकि कई बार हवा का झोंका इतनी तेज आता कि मैं एक घर की दीवार से टकराता। मुझे दर्द हो रहा था। वो भी गिरी थी, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा, बल्कि इसमें उसे मजा आ रहा। मैंने अपनी लालटेन को छोड़कर मारा था उसकी हथेली पर। लालटेन टूटी तो उसके हाथ को आग लग गई। फिर क्या, वो बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागा था। अब जेनिफर मुझे कहने लगी, चलो जल्दी घर चले जाओ, इससे पहले कि वो वापस चला आए और तुमसे बदला लेने की कोशिश करे। चलो निकलो यहाँ से। मैं उसके साथ आया और फिर मैंने उसे कहा, तुम इतनी रात हो चुकी है, कहाँ जाओगी? ऐसा करो, देखो ये मेरा घर है, ये साथ वाला घर है। मैं नहीं कह रहा कि तुम मेरे घर आओ। मैं अपने घर में रहूंगा, तुम यहाँ रात गुजार सकती हो। दिन के वक्त चले जाना, ठंड बढ़ रही है और वैसे भी तुमने एक शैतान को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा ना हो वो तुमसे बदला ले ले। वो कहने लगी, नहीं, मैं घर के अंदर नहीं आ सकती। मैं चलती हूँ, मैं चली जाऊंगी, मैं सुरक्षित रहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने जिद की, उसे रोकने की कोशिश की। वो रुकना नहीं चाहती थी। वो चली गई। फिर उस रात मैं उसके बारे में सोचता रहा। उसकी आंखें सफेद, मैंने नीली आंखें देखी हैं और मुझे हमेशा नीली आंखों वाली लड़कियां सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। लेकिन उसकी आंखें वो सफेद सी, अजीब, नशीली, सच कहूं जैसे सफेद सा समंदर हो। बिल्कुल पारदर्शी आंखें, बड़ी खूबसूरत थी। क्या उसका चेहरा भी ऐसा होगा? कहीं वो भी एक शैतान तो नहीं? कह सकते हैं एक अच्छी शैतान, क्योंकि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो मुझसे बात कर रही थी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगली रात फिर से मुझे वो उस गली में मिली और कह रही थी, आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, बताओ क्या बताना चाहते हो। मैंने उसे एक छोटा सा तोहफा दिया। मेरे पास वैसे ही एक छोटा खिलौना पड़ा हुआ था। लड़कियों को वो छोटा टेडी बियर काफी पसंद आता है, लेकिन मुझे तो वो छोटा खिलौना लगा करता था। मेरी एक दोस्त ने दिया था, लेकिन मैं उसे कभी वापस कर नहीं पाया। धोखा दिया जब उसने बाकी सब कुछ मैंने उसके मुंह पर फेंक दिया था। बस इसे भूल गया, तो मुझे लगा इसे दे देता हूँ, इसके काम आएगा। लेकिन मेरे लिए उसकी कोई खास अहमियत नहीं थी। इस लड़की को वो छोटा टेडी बेयर काफी ज्यादा पसंद आया। फिर वो खुश थी। मैंने उससे ढेर सारी बातें की, लेकिन हम उसी जगह थे जहां पर पिछली बार
वो शैतान आया था और इस बार जैसे किसी को पता लग गया होगा। वो चौराहा था, एक शैतान हमारे करीब। जैसे ही वो करीब आया मैं भागने की कोशिश कर रहा, लेकिन फिसलन बहुत ज्यादा कि मैं बार बार भागता उसी जगह पहुंच जाता। हाथ पैर भी मेरे सही से काम नहीं कर रहे। मैं फिसलता जा रहा। अचानक ऐसा लगा मैं किसी चीज से टकरा गया हूं। महसूस तो हुआ मैं दीवार से टकराया हूं, लेकिन मैं चौराहे के बिल्कुल बीच में था। बार बार ऐसा ही होता। फिर मेरे कान में आवाज आई, ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। जो तुम्हें नजर आ रहा है वो सच्चाई नहीं है। तुम भाग रहे हो, टकरा रहे हो। इसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करो। तुम्हें इसे रोकना होगा। ये तुम्हें तुम्हारे दिमाग के अंदर भी नजर आएगा। चोट पहुंचानी है तो इसे पहुंचाओ। भाग नहीं सकते इससे, ये तुम्हारी आंखों को बांध लेगा। मैंने उसके बाद उस शैतान की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो थोड़ा सा घबराया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया, जबकि मुझे नजर आ रहा था कि मैं सिर्फ फिसल रहा हूं, लेकिन मेरी टक्कर हुई। फिर मुझे साफ नजर आया वो मेरे सामने गिरा हुआ था। वो सच में दिमाग पर असर कर रहा, लेकिन जब मैंने उस पर 2-4 बार वार किया, वो तगड़ा था, लेकिन धक्का देकर गिराया जा सकता था। इतना काफी था भागने के लिए। हम दोनों भाग निकले। मेरी सांसें अटकी हुई थीं, लेकिन जेनिफर मुस्कुरा रही थी। इस तरह हम वहां से निकले। मैंने कहा, वो पीछा कर सकते हैं, आओ मेरे घर में छिप जाते हैं। उसने कहा, मैं घर में नहीं आ सकती, मैं किसी घर के अंदर नहीं जा सकती, मुझे बाहर रहना होगा। तुम सुरक्षित हो जाओ, मैं जंगल में चली जाऊंगी। मुझे उसकी चिंता हो रही थी और तब मैंने उससे एक सवाल किया, बताओ मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। मुझे हर एक सवाल का जवाब दो। कौन हो तुम, कहां से आती हो, तुम्हारी पूरी सच्चाई क्या है। उसने वादा किया, कल रात मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगी। वो रात बड़ी मुश्किल से निकली थी। अगला दिन भी मैं उसके बारे में सोचता ही रहा और रात को वो मेरे घर के पास आई, एक खास अलग जगह मिलने के लिए। उसने कहा, वो जगह सुरक्षित नहीं, बहुत बार मैं वहां पर किसी को देख चुकी हूं। उन्हें पता लग रहा है कि कोई है, इसीलिए छिपना होगा। ये जगह सुरक्षित लगती है। वो ऐसी जगह पर थी जहां छत तो नहीं थी, टूटा हुआ घर था। कह सकते हैं वो घर के अंदर जरूर थी, लेकिन बिना छत वाला घर। फिर मैंने उसको पूछा, कौन हो तुम, क्या तुम भी कोई शैतान तो नहीं। उसने अपना चेहरा दिखाया। उसकी आंखों से ज्यादा खूबसूरत उसका चेहरा था। मैं देखता ही रह गया। लेकिन जितना खूबसूरत चेहरा होता है, उतना ही मैला दिल होता है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा था। मैंने जितनी भी लड़कियों को पसंद किया जो खूबसूरत थी, हर एक धोखेबाज भी निकली थी, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन उसने अपने बारे में मुझे जो सच बताया, वो भरोसे लायक था भी नहीं। उसने कहा कि मैं मर चुकी हूं, कोई शैतान तो नहीं हूं, लेकिन मैं शापित हूं। 150 साल हो चुके हैं, 150 साल मुझे मरे हुए। और ये जो सर्दियां आती हैं ना इस जंगल में, ये शापित सर्दियां होती हैं। 4 महीने के लिए शैतान जाग जाते हैं। हर मरे हुए को जीने का मौका मिलता है, लेकिन जो शैतान है वो तो शैतानी ही करेंगे। उसने कहा, मैं मर जरूर गई, लेकिन बर्फ ने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने उसे कहा, लेकिन कैसे, तुम तो जिंदा लग रही हो। उसने कहा, मैं एक पेड़ के कारण शापित हूं। घने जंगल में जहां कोई नहीं जा सकता, जहां सबसे ज्यादा शैतान है, वहां पर सर्दियों में एक पेड़ निकलता है। वो पेड़ बहुत समय से वहीं पर मौजूद है। वो पेड़ शाप देता है। मुझे भी उसने ही शाप दिया और मुझे कैदी बना लिया। ये शापित सर्दियां, ये शापित बर्फबारी, सब उसी शाप से जुड़े हैं। वहां कोई नहीं जा सकता। मैंने वहां जाने की गलती की थी। फिर उसने मुझसे वादा लिया कि तुम जंगल के उस हिस्से में कभी नहीं जाओगे। भले ही तुम मुझसे बात करना छोड़ सकते हो अगर तुम्हें मुझ में कोई शैतान दिखता है।
मुझे उसमें कोई शैतान नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और वो समझ पा रही। मैंने अपनी पूरी सच्चाई बताई थी, कितने धोखे मिले हैं मुझे, और उसने बताया उसे कभी कोई धोखा मिला ही नहीं, क्योंकि कभी उसने किसी पर भरोसा किया ही नहीं था। उसकी उम्र अभी 21 साल थी। वो किसी से प्यार करती उससे पहले उसने अपनी जान गंवा दी। उसे जंगल में नहीं जाना चाहिए था सच का पता लगाने के लिए, और वो मारी गई। हर रात वो मुझसे मिलने के लिए आती, बताती अपनी मजबूरी, वो किसी घर में नहीं रह सकती। शाप इससे जुड़ा हुआ है। उसकी कुछ मजबूरियां हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हर रात मिलने आती, हम बातें करते। उसके लिए मैं टेबल सजाता, कुर्सियां सजाता, मेरे साथ वो डिनर करती। खाना खाना उसे अच्छा लग रहा था। उसे खाना नहीं मिलता था, ना भूख मिलती थी, लेकिन यहाँ मेरे करीब आकर उसमें कुछ भावनाएं जाग रहीं। वो मुझे पसंद करने लगी थी। 4 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। उसे हर एक शैतान की कमजोरी पता थी। कभी कभी हम गलती करते, कभी कभी मुझे चोट लगती, लेकिन वो हर बार मुझे बचा ही लेती। ऐसे ही जो दूरियां थीं वो करीबियों में बदलने लगी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। उसने कहा, ये मेरा शरीर नहीं है, ये मेरा शापित शरीर है, मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ कर नहीं सकती। 4 महीने गुजर गए, फिर उसने कहा अलविदा। मैंने कहा अलविदा क्यों? हम हर रात मिला करेंगे, गांव वाले भी आ जाएंगे और शैतान चले जाएंगे। उसने कहा शैतान ही नहीं जाएंगे, मुझे भी जाना होगा। मैं भी सर्दियों से जुड़ी हूं, जाने का समय आ गया है। अगर अगली सर्दियां हम मिले तो बात जरूर करेंगे। सर्दियां खत्म हुई, वो रात को आती नहीं। मैं जंगल में जाता, ढूंढता उसे। जंगल में कोई खतरा नहीं था, सिर्फ जानवरों से खतरा था। पेड़ों पर पत्तियां आने लगी थी, ठंड कम होने लगी थी। गांव वाले जंगल में जाते, मैं मायूस रहता। मुझे उसकी बहुत याद आती। वह 4 महीने मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे 4 महीने थे। कभी किसी जिंदा इंसान ने मुझ पर इतना भरोसा नहीं किया जितना किसी मरे हुए ने किया था। इसीलिए लगाव हो चुका था। इस गांव को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। बाकी का समय उसके लिए तोहफे खरीदने में, खास चीजें बनाने में। उसको जो पसंद था मुझे याद था, उसे भूल ही नहीं पाया। सर्दियों तक उसके लिए सामान इकट्ठा किया, दोबारा मिलना चाहता था। जब गांव वाले जाने की तैयारी कर रहे, वो कह रहे थे यहां रुकना सुरक्षित नहीं है, यहां रुकने से तुम्हें परेशानी होगी। और मैंने कहा इन सर्दियों का इंतजार मैं कब से कर रहा था। क्या बताऊं आपको, कोई समझ नहीं सकता था। मेरी भावनाएं मेरे अंदर थीं। सर्दियों की शुरुआत, पहली बर्फबारी, और मैं अपने चेहरे पर उस बर्फ को महसूस कर पा रहा था। रात के वक्त पीली लालटेन की वो रोशनी, 1 साल तक इंतजार किया था मैंने उसका। उससे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे देखकर वो खुश थी। मरने के बाद कोई अपना बार बार नहीं मिलता। मुझे उसने गले से लगा लिया। मैंने उसके लिए डिनर का इंतजाम किया था। टेबल लगाया हुआ, कुर्सियां लगाई हुई, लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि वो शैतान हमें घेरने की कोशिश करेंगे। उस रात उन शैतानों ने चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी। वो 7 थे, 7 के साथ अलग अलग ताकत के साथ। मैं तो घर के अंदर से सामान लेकर बार बार उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन उनमें से कुछ थे जो घर के अंदर भी आ सकते थे। पहचान कर ली थी उन्होंने मेरी। ऐसा लग रहा था वो नहीं चाहते थे कि जेनिफर मुझसे मिले, रुकना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे। मैं रुकने वाला नहीं। मैंने सिर्फ खाने पीने का सामान ही इकट्ठा नहीं किया था, उनसे बचने के लिए हथियार भी इकट्ठे किए थे। ऐसे हथियार जिससे उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। इलीगल है ग्रेनेड घर में रखना, लेकिन मैंने रखे हुए थे। यहां कौन धमाकों की आवाजें सुनेगा? ऐसे ही उन धमाकों से मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया। वो शैतान पहले से मरे हुए, उन्हें दोबारा मारा नहीं जा सकता था, लेकिन चोटिल किया जा सकता था। मैंने उन्हें भगाया। फिर 12 बजे जेनिफर ने मुझे कहा था, अलविदा, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं लगता
हम दोबारा मिले तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। तुम मर जाओगे, हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। मैंने उससे कहा, नहीं, हम मिलते रहेंगे, मैं उससे लड़ता रहूंगा, मैं डरता नहीं। उसने कहा, नहीं, कोई फायदा नहीं, वो समझने लगी है, अब वो हमें मिलने नहीं देंगे। मैंने जेनिफर की कलाई को नहीं छोड़ा और फिर मैंने उसे कहा, कहाँ है वो पेड़? क्या इस श्राप को काटा जा सकता है? क्या उस पेड़ को खत्म किया जा सकता है? उसने कहा, ऐसी कोशिश मत करना, मुझे नहीं पता उससे क्या होगा, लेकिन वो एक शापित पेड़ है और वो बड़ा भयानक पेड़ है। उस तरफ जाने की हिम्मत तो मरने के बाद मैं भी नहीं करती। मैंने उसे वादा किया, मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। वो मुझे मना करती रही, लेकिन मेरी जिद थी, उसके सिवा मेरा कोई नहीं था। मैंने कहा, मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा। उसने मुझे कहा, लेकिन क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है, मैं एक धोखेबाज हूं जो लोगों को उस पेड़ तक लेकर जाती हूं। एक बार सोचकर तो देखो, शायद मैंने तुम्हें धोखा दिया ताकि तुम पेड़ के पास जाओ और तुम भी कैद हो जाओ। हर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, मैं भी तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही। मत जाओ उस तरफ, तुम्हें कुछ हो जाएगा। मुझे इतने धोखे मिले थे कि अब मैं पहचानने लगा था, कोई कब सच बोल रहा है, कोई कब झूठ बोल रहा है। ये बातें उसकी झूठी थी, धोखा नहीं दे रही थी, फिक्र थी उसे मेरी। मैं उसके साथ चलने लगा था उस पेड़ को ढूंढने के लिए जो बहुत दूर था। एक रात में उतना सफर किया नहीं जा सकता था, ठंड बहुत ज्यादा। सामान एक बैग में डालकर मैंने कंधों पर टांगा हुआ, हथियार भी मेरे पास थे, हर चीज मेरे पास। उन शैतानों से मैं लड़ रहा, लेकिन कोई क्या ही सोचेगा, जो मुझे उस गांव में ढूंढ रहे होंगे। मैं तो जंगल के घने इलाके की तरफ बढ़ने लगा तो वहां वो शैतान कम मिल रहे थे, लेकिन वो सफर काफी भयानक था। वहां ऐसे ऐसे शैतान मिल रहे जो पेड़ों को बीच से फाड़ सकते थे। आवाज करने पर वो आवाज का पीछा करते। कुछ शैतान अंधे थे जो सिर्फ सुन सकते थे, पैरों की आवाज का वो पीछा करते और हमें रुकना पड़ता, सांस रोकनी पड़ती, तब उससे बचते। लेकिन जेनिफर, उसे डर नहीं था। 2 बार नहीं मर सकती थी वो, लेकिन उसे डर मेरा था, इसीलिए मेरा साथ पूरा दे रही। जैसे ही रोशनी हुई, मैंने वहां एक पेड़ पर पूरा दिन गुजारा। रात को फिर से वो वहीं पर आई और आगे का सफर हमने तय किया। चलते चलते बड़ा लंबा सफर तय किया और जब हम उस पेड़ तक पहुंचे थे, दूर से उसने मुझे वो पेड़ दिखाया। इतना भयानक पेड़ मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लकड़ी का पेड़ देखा होगा आपने, आर्टिफिशियल प्लास्टिक का पेड़ देखा होगा आपने, लेकिन किसी के शरीर से बना हुआ पेड़ देखा है कभी? वो बड़ा पेड़ था जिसके अंदर से मुंह निकले हुए, वो बोल रहे थे मुंह, हाथ निकले हुए, जैसे उसने कई इंसानों को निगल लिया हो। शैतानी पेड़ लग रहा था, शैतानी पेड़। घबराहट होने लगी थी सिर्फ उसे देखने से, और मुझे उसके करीब जाना था, उसे खत्म करना था। क्या मैं कर पाऊंगा? शाप का अंत क्या मैं कर सकता हूं? गहरी रात, चारों तरफ अंधेरा, कोई और रोशनी नहीं। उस पेड़ पर लटकी हुई कुछ लालटेन लाल रंग की और कुछ नीली नीली रोशनी छोड़ रही। नीली रोशनी वाली लालटेन मैंने कभी नहीं देखी थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उस पेड़ को तबाह करना। तो मैंने वही तरीका अपनाया। ग्रेनेड मेरे पास था, यह आखिरी ग्रेनेड मैंने उस पेड़ को तबाह करने में इस्तेमाल किया। लेकिन उस ग्रेनेड का धमाका सोख लिया उस पेड़ ने, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर दूर से आवाज लगाई, एक और मेहमान आया है, मेहमान का स्वागत किया जाता है, आओ तुम्हारा स्वागत है। पेड़ की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई जो मुझे घसीट कर पेड़ के करीब ले आईं। मैं गोलियां चला रहा, बंदूक का सहारा लिया, भाले का सहारा लिया, लेकिन उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। जेनिफर कुछ नहीं कर सकती थी, मदद की कोशिश की, लेकिन उसे पेड़ की कमजोरी नहीं पता थी। शैतानों की कमजोरियां भले ही उसे पता हों, लेकिन पेड़ की कमजोरी नहीं पता थी, इसीलिए वो मजबूर। वो भी कोशिश कर रही,
फिर उस पेड़ ने कहा, अब तुम मेरा हिस्सा बनो। उसने मुझे अपना हिस्सा बनाया और अपने शरीर के अंदर सोख लिया। जेनिफर चीखती रही और उसके शरीर में जाने के बाद जब मेरी आंखें खुली, मैं एक ऐसी जगह पर था जो बड़ी अजीब सी लग रही। जंगल था, आसपास कई लोग, अजीब से कपड़े और एक बड़ा सा महल। ये बाजार था, लेकिन ये कैसा टूटा फूटा सा पुराने जमाने का बाजार, और लोगों के कपड़े भी पुराने। ये कैसा पहनावा है? मैंने पूछा सवाल, और जो जवाब मुझे मिल रहा था वो हैरान करने वाला था। मैं एक राजा की सल्तनत में था। मैं जैसे किसी पुराने जमाने में चला गया था। वहां लोगों से पूछा, राजा हार्नेश, जिसकी सेना कभी हारती ही नहीं, क्योंकि कहते हैं उन्हें दर्द नहीं होता, और राजा हार्नेश एक ऐसी ताकत का इस्तेमाल करता है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। मैं उसकी सल्तनत में था, जहां सब डरते हैं उससे। वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, किसी काली ताकत का सहारा लेकर। लेकिन उससे ज्यादा मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जेनिफर को बचाना चाहता था। किसी ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा, मुझे पता नहीं था। वहां पर जितने भी मर्द थे सबको सेना में भर्ती किया जाता, और कहते हैं कि किसी की भी मौत नहीं होती, लेकिन सजा भयानक दी जाती है अगर कोई विद्रोह करता है। मैंने महसूस किया मेरे शरीर पर दर्द का कोई एहसास मुझे मिलता ही नहीं था, और मुझे भी सेना में भर्ती किया गया। वो राजा की कहानी मुझे समय के साथ जानने को मिली थी। उसने शैतान से सौदा किया है कि वो पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक ऐसी ताकत को पाएगा, लेकिन बुढ़ापे के बाद उसे एक श्राप मिलेगा और वो गायब हो जाएगा। समय के साथ मैं वहीं पर पता करता रहा, लंबे समय तक। मुझे ये पता लगा उसने शैतान से जो सौदा किया है उसके अनुसार उसे 1000 साल बाद एक पेड़ का रूप मिलेगा, और वो शापित रहेगा 1000 साल के लिए उसके बाद। लेकिन यहां पर उसकी मौत उसके श्राप का अंत होगा। यानी उसने इतिहास में 1000 साल पहले शैतान से सौदा करके मुर्दों की ये सेना इकट्ठी की। ये मुर्दों की सेना कोई और नहीं, 1000 साल बाद जो लोगों को वो कैद करेगा, इस समय में उसकी वो सेना बनाएगा जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था। तभी वो हारता नहीं था। लेकिन ये सौदा एक श्राप की तरह उसे पेड़ में बदलेगा। ये भी बड़ा भयानक था। मैं उस सेना में शामिल जरूर था, लेकिन एक ही तरीका था उसे हराने का, अब विद्रोह की आग मैं जगाता जा रहा। ऐसे लोग थे जो उससे विद्रोह करना चाहते थे, मुर्दा, जिनकी सेना को यह जानकारी मैं दे सकता था। ऐसे विद्रोही इकट्ठे किए, और उस राजमहल में विद्रोह का असर उस राजा पर बड़ा भयानक पड़ा। 150 लोग थे उस समय राजमहल में जो मेरे साथ थे। भनक तक न लगी उस राजा को, और उसके महल में उस पर हमला कर दिया। मैं उसका अंत चाहता था, लेकिन उसका अंत करना असंभव के समान था। उसे अकेले घेरा हुआ हमने। भले ही लाखों की सेना महल के बाहर थी, लेकिन उन्हें भनक तक न लगी थी। राजा के जितने भी सेवक थे बंदी बना लिए गए। उन्हें मारा नहीं जा सकता था। 100 विद्रोहियों की सेना के साथ वो राजा अकेला। उसे मौत के घाट उतारा ही नहीं जा सकता था। ना उसे काटा जा सकता था, ना उसे जलाया जा सकता था। श्राप के कारण उसे जो सजा मिलनी थी वो भविष्य में उसके साथ जुड़ चुकी थी। उसे भविष्य में ही मारा जा सकता है, इस समय में नहीं। उसकी जबान से ये शब्द सुनकर मुझे लगा अब मैं हमेशा के लिए कैदी रहूंगा क्या। लेकिन कैद से बचने का एक तरीका भविष्य में उसे मारना, और उसके लिए मुझे उस पेड़ से बाहर निकलना था, यानी इस समय से बाहर निकलना था, उसकी सेना से अलग होना था। जैसे मैं उसके शरीर के अंदर आकर इतिहास में आया,
वैसे ही उसका शरीर वो रास्ता था भविष्य में जाने के लिए। और उसके शरीर के अंदर जैसे ही मैं घुसा, मेरे लिए उस पेड़ से बाहर निकलने का रास्ता नजर आने लगा। मैं पेड़ से बाहर निकला और वो पेड़ हैरान, या कहूं वो राजा हैरान था। कोई उस पेड़ से बाहर नहीं निकला था। जेनिफर भी हक्की बक्की थी, जो उसकी सेविका बनी हुई इतने समय से, लेकिन मुझे देखकर वो खुश, और मैंने वो तरीका जान लिया था। उस पेड़ को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये श्राप का अंत इसी समय में लिखा है। और इस पेड़ को न काटा जा सकता है, न उड़ाया जा सकता है, लेकिन इस पेड़ के अंत का एक तरीका है। वो तरीका है विद्रोह। अगर इसकी सेना इसे मारे तो हर वो ताकत इसे खत्म करने के लिए काफी होगी। सबसे पहला वार जेनिफर ने किया था। वो मुर्दा थी, उसे दर्द नहीं होता था। उसके नाखून उस पेड़ पे खून के निशान बना गए। बस उसका दर्द हमारे लिए काफी था। उसके अंदर कैद वो सैनिकों के चेहरे जो उसे नोचने लगे थे, या कहीं खुद को नोचने लगे थे, और वो शैतान जो उसकी सुरक्षा करना चाहते थे, लेकिन वो इतने समझदार नहीं थे कि वो ये जान पाते कि उनकी ताकत का इस्तेमाल उस पेड़ के खिलाफ किया जा रहा है। बिजली का गिरना, आग का छोड़ना, उनका हर एक वार हम पेड़ के पीछे छिपकर खुद को बचाने के लिए करते, लेकिन वो वार उस पेड़ पर होते जो उसे खत्म कर रहे। पेड़ धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा। उन शैतानों का इस्तेमाल उस पेड़ के खिलाफ, वो जो उसके अंदर थे उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ, और मैं जो उसका भाग बना हुआ, वो आखिरी वार भी मैंने किया था। उसकी टहनियों को उस पेड़ से मैंने अलग कर दिया। मैं उसका हिस्सा बन चुका था, तो मैं ये काम कर सकता था। तड़प रहा था वो पेड़। और तब उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में जीत के लिए जो शैतान से सौदा किया, उसने मेरी जिंदगी में मुझे बड़े बड़े राज्य दिए, लेकिन अंत एक भयानक श्राप से। 1000 साल के लिए मैं तड़पता, 1000 साल के लिए, लेकिन समय पूरा हुआ। मेरा श्राप टूटा, और उसी के साथ जो मुझसे जुड़े हैं उनका भी अंत होगा। तुम्हारी हार होगी। वो पेड़ धू धू करके जल रहा था। वो शैतान भी जमीन में समाने लगे थे। हर एक शैतान का अंत हो चुका था। जेनिफर जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगी थी। मैंने ये सब उसके लिए किया था, और मुझे नहीं पता था पेड़ का अंत उसका भी अंत होगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे गले से लगाया हुआ था। वो धीरे धीरे निढाल होती जा रही। मेरी गोद में उसकी मौत हो, वो बस इतना चाहती थी। उसकी लाश मेरी गोद में थी, जो धीरे धीरे सड़ने लगी थी, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी वो पीले रंग की लालटेन सिर्फ वही बची थी, और मैंने जैसे ही उस लालटेन को पकड़ा, धीरे धीरे वो आग मेरे शरीर से गुजरकर दोबारा जेनिफर के अंदर जाने लगी। उसका शरीर जलने लगा था, लेकिन मैंने उसे तब भी ना छोड़ा। उसका शरीर खत्म हो रहा, मुझे दर्द हो रहा, लेकिन फिर उसका शरीर ठीक हुआ। वो उस आग से जिंदा निकली थी। फिर हैरान, मैं जिंदा कैसे हूं? और फिर मैंने उसे गले से लगा लिया। मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन वो जिंदा बच चुकी थी। वो पेड़ पिघल चुका, जल चुका। वहां लाशें जो राख का हिस्सा बन चुकी थी। उस बर्फ से एक आवाज आई थी। हर एक श्राप एक वरदान से भी जुड़ा होता है, और हर एक वरदान एक श्राप से भी जुड़ा होता है। हर चीज का कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। हम किस चीज को अपनाते हैं ये हम पर है। वो श्राप उस शैतान से जुड़ा हुआ किसी के लिए अच्छा भी था, और वो तुम हो। ऐसे जेनिफर जिंदा हो चुकी थी, और मैं उसे अपने घर लेकर आया। डर रही थी वो,
मेरे घर के अंदर आ पाएगी या नहीं उसे नहीं पता था, लेकिन मेरे घर के अंदर वो आई। खुश थी। मैंने उसे गले से लगाया और फिर कहा, क्या अब तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो? मैं कहीं दूर नहीं जाना चाहता। मुझे अकेलापन पसंद है। सर्दियां चाहे जैसी भी हों, मैं तुम्हारे साथ यहां पर बिता सकता हूं। वो सर्दियों के बाकी महीने मैं उसके साथ रहा। कोई शैतान नहीं था वहां पर, कोई नहीं। मैं और वो बिल्कुल अकेले, दिन रात बातें करते हुए खुश। अकेलापन अच्छा भी होता है, जैसे लोगों का साथ भी अच्छा होता है। ये हम पर निर्भर है, हमारे लिए क्या मायने रखता है। मैंने उसके साथ धोखा नहीं पाया, बल्कि भरोसा पाया। भरोसा भी आपको मिलता है अगर आप नेक मन से ढूंढें। यह मेरी अजीब सी भूतिया कहानी है। आज भी जेनिफर मेरे साथ रहती है। भले ही हमारी उम्र अब बढ़ चुकी है, कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता और हम रहते भी ऐसी जगह पर हैं, किसी को नहीं पता हम कहां से आए हैं, ना जेनिफर के बारे में किसी को पता है। लेकिन आज भी हम उसी घर में रहते हैं। आज भी हमारा प्यार वैसा का वैसा ही है जैसे बहुत सालों पहले। वो भयानक रातें जिसमें मैं उस पर मोहित हो जाता था, प्यार बरसता था सिर्फ आंखों से, अब वो हमेशा के लिए मेरी है।